देखिए, जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है उसके बाद से काफी ज्यादा चिंताजनक ये पूरा सिचुएशन होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 220 मिलियन वोटर्स का डेटा चोरी और डीप स्टेट और चाइना के मिलीभगत की खबरें आ रही हैं। क्या अमेरिका सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो गया है, या फिर दुनिया की नई ताकत का नक्शा भी तैयार कर रहा है? देखिए, यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर चीन के बढ़ते प्रभाव तक, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा दावों ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। इसको जरा विस्तार से समझिएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन ने 220 के अमेरिकी चुनाव के दौरान करोड़ों अमेरिकी मतदाताओं का डेटा अवैध तरीके से हासिल किया और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप का कहना यह भी है कि चाइना के अमेरिकी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी डेटा सेंधमारी को अंजाम दिया। ट्रंप के अनुसार जारी किए गए दस्तावेजों में 5 ऐसे प्रमुख विषय शामिल हैं जो कई सालों से चल रही गतिविधियों की ओर संकेत कर रहे हैं। अब ट्रंप ने जो कहा है वो ये कि ये पूरा घटनाक्रम साल 2020 के चुनाव चक्र से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूरा मामला क्या है, इसको भी समझिए। ट्रंप का आरोप है कि चाइना ने इतिहास में चुनावी आंकड़ों की सबसे बड़ी सेंधमारी की है। उन्होंने दावा किया है कि चाइना ने गैर कानूनी तरीके से 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं की फाइलें हासिल कर ली। ट्रंप के अनुसार इन फाइलों में केवल सामान्य जानकारी नहीं थी, बल्कि मतदाताओं के नाम, पता, फोन नंबर और साथ ही कौन सी राजनीतिक संबंधी उनकी जो पसंद है, किस पार्टी को, किस नेता को वो पसंद करते हैं, ऐसी भी संवेदनशील जानकारियां उस डेटा में थी। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी मात्रा में मतदाताओं की जानकारी का गैर कानूनी रूप से उसको प्राप्त करना और अमेरिकी चुनाव सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा करता है। साथ ही ये भी कहा है कि इन आरोपों की अभी तक किसी भी स्वतंत्र जांच या आधिकारिक एजेंसियों द्वारा पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चाइना ने भी ऐसे आरोपों को पहले खारिज किया था। और दूसरी ओर ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान के मुद्दे पर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ने यह कहा है कि जल्दी ही मेहनत का असर और नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप का कहना है कि हाल के वर्षों में अमेरिकी सैन्य निवेश से उनकी ताकत को नई ऊंचाई दी है और इसका असर दुनिया जल्द देखेगी। ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ ऊर्जा सहयोग का भी जिक्र किया और कहा कि तेल उत्पादन में नई साझेदारी अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका वास्तव में वैश्विक नेतृत्व को फिर से स्थापित कर रहा है या फिर राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या चाइना और अमेरिका के बीच तकनीकी, डेटा और सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन खुलेआम भू राजनीतिक संघर्ष में बदल रही है? और क्या ईरान, पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक की घटनाएं आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देगी? आज हम चर्चा इन्हीं तथ्यों के आधार पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति, सैन्य शक्ति, ऊर्जा रणनीति और चाइना के साथ बढ़ती ये वैश्विक कंपटीशन आखिर राजनीति को किस दिशा में लेकर जा रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन घटनाक्रमों का भारत पर, एशिया पर, पूरी दुनिया की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो इस वक्त ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इसके बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका फिर से वैश्विक महाशक्ति की निर्णायक भूमिका में लौट रहा है? लेकिन इधर ये भी देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है। सीज़फायर खत्म होने के बाद दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साध रहे। इधर ईरान भी अलग अलग देशों में, जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, अलग अलग देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। सबसे बड़ी ट्रंप की चिंता ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, आत्मघाती ड्रोन है और अभी भी माना जा रहा है कि ईरान के पास 20,000, लगभग 20,000 से ज्यादा हो सकता है कि मिसाइलें बची हों। यानी कि अमेरिका के लिए अभी भी टेंशन बनी हुई है क्योंकि लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और कहीं ना कहीं इससे खतरा तो बरकरार है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि हो सकता है ईरान में रिजीम चेंज हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर सुप्रीम लीडर की मौत होती है तो नया सुप्रीम लीडर तैयार होता है। तो बात यह है कि अगर सुप्रीम लीडर की मौत होती है तो एक नया सुप्रीम लीडर तैयार हो जाता है। अगर उसे भी कोई क्षति पहुंचेगी तो एक नया सुप्रीम लीडर तैयार होगा। इससे रिजीम कैसे चेंज होगा जो अमेरिका चाहता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इसलिए भी ये चर्चा जरूरी है क्योंकि जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है,
डेटा चोरी को लेकर इसका इस पूरे युद्ध से क्या लेना देना। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सुरेंद्र सर, आप ही से शुरुआत होगी, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच में ये हो रहा है कि डेटा चोरी हो गया है, और ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई युद्ध छिड़ जाए आपस में, क्योंकि हम जानते हैं यार चाइना भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है और सुरक्षा के मामले में अमेरिका बहुत एडवांस है। क्या इन दोनों महाशक्तियों का ये जो डेटा चोरी का आरोप प्रत्यारोप है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और एक्चुअल में इसकी स्थिति क्या है? नहीं, डेटा चोरी तो सभी देश करते हैं एक दूसरे की। डेटा चोरी कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि कोई उसकी वजह से युद्ध हो। यहाँ जो ट्रम्प कह रहे हैं उसके पीछे उनकी पॉलिटिकल मंशा है। एक मंशा तो ये है कि उन्होंने 2020 के में अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे धोखे से हराया गया है, मेरे साथ बेईमानी हुई है, वोटों की गिनती नहीं हुई है, जो ईमेल के वोट होते हैं उनमें धांधली हुई है, जो बैलेट के बॉक्सेस थे उन्होंने कई जगह दिखाया कि ये सब सड़कों पर पड़े मिले, और वो आखिरी दम तक लड़े। उन्होंने कैपिटल हिल्स पे रोड पे, आपको मालूम है, वहाँ फायरिंग भी हुई, वहाँ पूरा कितने सब तरह का वायलेंस भी वहाँ पे हुआ। तो अब वो जो रिपोर्ट उन्होंने डिक्लासिफाई की है, तो उन्होंने उसी बात को, अपनी बात को फिर से कहा है कि मैं 2020 का चुनाव नहीं हारा था, इस चुनाव में धांधली हुई। और धांधली जो हम भारत में भी कहते हैं कि जो लोग मर गए हैं वो वोटर लिस्ट में रहे, वोट डाल गए, जो सिटीजन्स नहीं थे उनके नाम वहाँ रजिस्टर्ड थे वो भी वोट डाल गए, और जो उनका एक सिस्टम था ईमेल वोटिंग का उसमें बहुत धांधली हुई। प्लस उन्होंने कहा कि जो चाइना ने ये सारा डेटा चोरी किया तो उसमें उन्होंने ये निकाल लिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमियां हैं डेमोक्रेट पार्टी की, और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उनको ये सुझाव दिए कि भाई यहाँ पे आप वोट जोड़ दीजिए, यहाँ पे वोट काट दीजिए। तो इस तरह की जो धांधलियों के आरोप सब जगह लगते हैं, वही आरोप ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आए हैं। और इसमें दो बातें उन्होंने कही है। एक, अब मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है जिसमें सेनेट के मेंबर्स चुने जाएंगे, कांग्रेस का इलेक्शन होगा, बिल्कुल। तो उसमें भी वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस तरह से बेईमानी रही है तो आप लोग सतर्क रहें और मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका ध्यान रखें। और दूसरा, उन्होंने जो 2020 में लोग कहते थे नहीं नहीं ये ऐसे ही कहते हैं, हार नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उस समय की जो बात थी उसको वैलिडेट किया है थ्रू डिक्लासिफाइंग, ये डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई करके। लेकिन सुरेंद्र सर, ये तो हमने अपने देश में भी देखा है कि वोट चोरी का आरोप लगते हैं और बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को छेड़खानी को लेकर आरोप लगते हैं, पर सबूत यहाँ का विपक्ष भी पेश नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे तो क्या उनके पास कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, या फिर सिर्फ एक बयानबाजी? नहीं, सत्य उसमें ये है ना कि जो उन्होंने 2,78,000 वोटर्स का कहा है कि वो नॉन सिटीजन्स हैं और उनको मिशिगन में उनको वोटर्स ऐड किया गया, तो ये तो प्रूफ ही है अगर नॉन सिटीजन थे उनको वोटर में किया गया। बाकी अब जो वो तो सारे विषय वही हैं कि बैलेट बॉक्स गिने नहीं गए, वो सड़कों पर मिले, या ईमेल की वोटिंग में धांधली हुई। बल्कि ये भी एलिगेशन था कि ईमेल को जो कंपनी मैनेज कर रही थी वो ही कंपनी डेमोक्रेट की पार्टी की कंपनी थी। तो ये सब एलिगेशंस थे, लेकिन क्या है कि इलेक्शंस में एक परसेप्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और परसेप्शन ये था कि भाई ट्रम्प ये कहते थे मुझे हराया गया है, डेमोक्रेट कहते थे नहीं हार गए इसलिए नहीं हट रहे हैं। अब उन्होंने ये रिपोर्ट दे के साबित किया है कि नहीं, डेमोक्रेट चाइना से मिले हुए थे और उन्होंने मुझे इसमें हराया चाइना की मदद से। तो वो एक परसेप्शन को वो फिर से मजबूत कर रहे हैं अपने देशवासियों को बताकर कि ऐसी स्थिति चुनाव में होती है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि अब हम आने वाले चुनावों के लिए इसमें ये जो कमियां हैं इनको दूर करेंगे। मतलब जो नॉन सिटीजन हैं वो वोटर नहीं होंगे, जो ईमेल की सिस्टम है हो सकता है ईमेल वोटिंग ही खत्म कर दे अमेरिका। तो इस सब तरह की बातों को लेकर क्या, तो इन सब चीजों के कुछ प्रूफ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन राजनीति में
परसेप्शन बड़ा होता है। सबसे ठीक बड़ा है, perception ठीक है ये सुरेंद्र सर, बिल्कुल। सहगल साहब के पास चलेंगे। सहगल साहब, एक बड़ा आरोप चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगाया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बड़ा आरोप लगाया 220 मिलियन डेटा चोरी का, ये आगे चलकर, क्योंकि नवंबर में दिसंबर में चुनाव होने वाले, ये किस तरीके से, अगर सत्य कहीं ना कहीं ये पाया जाता है, क्योंकि कुछ ही डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए गए हैं लेकिन अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्या ये सच में चुनावों को प्रभावित कर सकती है? और ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि किसी दूसरे देश के पास इतने ह्यूज डेटा किसी अन्य देश का, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि डेटा चोरी तो हर एक देश करता है, बहुत बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान की जो 2024 की इलेक्शन हुई उसमें चाइना ने भी इंटरफेयर किया, अमेरिका ने भी बहुत बड़े पैमाने पर इंटरफेयर किया और हो सकता है कुछ और देशों ने भी इंटरफेयर किया होगा। ऐसे ही जब हमारे नेबरहुड की इलेक्शन हुई है, जब बांग्लादेश में हुई है, नेपाल में हुई है या पाकिस्तान में होती है, तो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका और चाइना का इसमें रोल होता है। लेकिन ट्रंप साफ तौर पर जानते हैं कि नवंबर में उनकी इलेक्शन है और मिड टर्म इलेक्शन में उनको साफ तौर पर लगता है कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों को खो देंगे। आज अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त ट्रंप से नाराज है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और जहां तक मिडिल ईस्ट की लड़ाई है वो तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार से अमेरिका भी तो इस लड़ाई में झोंका जाए, लेकिन उसके बावजूद इसको लड़ाई में डाला गया। ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि लोगों का ध्यान इस चीज से हटाकर सिक्योरिटी के ऊपर और इंटेग्रिटी ऑफ वोटिंग के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाए। ठीक है। किसी भी इस समय ये एलिगेशन जारी किए थे, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। टाइमिंग साफ तौर पे इलेक्शन, नवंबर के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए चुना गया है। लेकिन ये जो उनकी एलिगेशन है पहले भी कई बार देते रहे, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीआईए की और अमेरिकन की वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोर्ट्स के द्वारा इंटेलिजेंस हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई, किसी समय भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो चाइना ने एलिगेशन को ठुकराया और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर रशिया और ईरान ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की और हो सकता है उनकी। और जहां तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि जितनी भी ये एलिगेशन है इनमें किसी प्रकार का कोई सच नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है सब इन्वेस्टिगेशन ट्रंप के खिलाफ हुई है, किसी ने भी एस्टेब्लिश नहीं किया कि वास्तव में माफी की कार्रवाई हुई है। और ये इस समय जैसे कि मैंने कहा कि ट्रंप जो साफ तौर पर जानते हैं कि नवंबर के इलेक्शन हार सकते हैं, और अगर इलेक्शन हारते हैं सेनेट उनके निकल जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निकल जाता है, तो वास्तव में लिम द प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और इसके लिए वो सेव अमेरिका एक्ट भी लाना चाहते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में तकरीबन 2,80,83,000 नॉन सिटीजन ने वोट किया। इस सेव अमेरिका एक्ट के मुताबिक वो सिटीजनशिप की नई डेफिनेशन बता रहे हैं, और उस मुताबिक आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वास्तव में अमेरिकन सिटीजन है, और तभी आप वोट कर सकोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सहगल साहब, ये भी तो देखना होगा ना कि अभी चुनाव है, चुनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही सेफ साइड खेल रहे हैं कि अगर हार गए तो कह देंगे कि पहले से ही डेटा चोरी था, हमने इस बात की आशंका जताई थी। लेकिन सहगल साहब, हम आपसे ये भी समझेंगे कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान के पास अभी भी ये कहा जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है, और उनके पास रियल टाइम डेटा भी है कि अमेरिका के सैनिक कहां पर है, सैन्य ठिकाने कहां पर है। इसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि रशिया उनकी मदद कर रहा है रियल टाइम डेटा और उनके जो लोकेशंस है वो पता करने में। तो एक देश दूसरे देश के डेटा को, टाइमिंग को और उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं चैलेंज करके दूसरे देश की मदद कर रहा है, तो ये आगे चलकर अन्य देशों के लिए भी तो खतरे की बात है, क्योंकि भारत के लिए भी एक टाइम पर हम मान सकते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा कुछ जो है डेटा चोरी का या फिर उनकी भारत के लिए सुरक्षा का एक बड़ा फैक्टर यहां पर हो सकता है। ऐसे में भारत को एहतियातन क्या कदम उठानी चाहिए, भारत को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपने बहुत अच्छे अहम सवाल पूछा है, और ये सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया साफ तौर पर कह रहा है कि हम हर फैसला जो है वो इस अपने हित को निगाह में रखते हुए फैसला लेंगे, ना कि रशिया या चाइना के हित को निगाह में रखते हुए। अगर अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते जाओगे तो हम 100% टैरिफ लगा सकते हैं चाइना के खिलाफ भी, लेकिन चाइना ने साफ तौर पर कह दिया कि आप कोशिश कर लीजिए, 100% लगा लीजिए, 500% लगा लीजिए, 1000% लगा लीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे हित में है। तो मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान भी वही करेगा जो हिंदुस्तान के हित में है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है, जहां तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रशिया जो है हर प्रकार से मदद कर रहा है ईरान की। अगर आपको याद होगा कि जो उनका डूम्सडे एयरक्राफ्ट है 24 घंटे पहले आया था वहां पे, उसमें कौन सवार थे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस
उसके अंदर जो बातचीत हुई ईरान के कौन लोग थे, रशिया के कौन लोग थे, उनके बीच में केस कॉन्फ्रेंस की बातचीत हुई, कंप्लीटली 100% सिक्योर है, नोबडी नोज। बट ये 100% करेक्ट है कि रशिया जो है हर प्रकार का डेटा जो है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, कहाँ पर है, उनकी फोर्सेस की पोजीशन कहाँ पे है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है, उसकी पुख्ता जानकारी मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड देता है। क्योंकि इस कार्रवाई रशिया यूक्रेन की वॉर में वेस्टर्न वर्ल्ड कर रही है। इनिशियली अमेरिका बड़े पैमाने पर कर रहा था, अभी अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया कि वो पेट्रियट मिसाइल जो है उसको अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन की इजाजत दे दी है। इसलिए ट्रंप जो है एक किस्म से डबल गेम खेलते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई छोटा देश, बिल्कुल सहगल सर, आप जो कह रहे हैं ट्रंप डबल गेम खेलते हैं, इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। और अब से पहले जब 36 देशों ने ट्रंप को भरोसे के लायक नहीं माना था। और हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी सर भी हैं, उनके पास एक बार चलेंगे। और सुरेंद्र सर, क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो गंभीर स्थिति में है, सुरेंद्र सर अब जो ये डेटा चोरी का फैक्चुअल अब पूरी चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि सबूत तो अमेरिका ने नहीं दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जरूर लग रहे हैं। जरा आप ये समझाइए, जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं और भारत के भी लोग जो इस वक्त इस चर्चा को सुन रहे हैं, एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को ऐसी स्थिति से, ऐसे आरोपों से क्या रणनीतिक और राजनीतिक सबक और सीख लेने की जरूरत है? नहीं, देखिए, इसमें दो तरह का डेटा चोरी होता है। एक डेटा होता है जो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, मोस्टली सिटीजन्स का होता है। और वो जो डेटा चोरी होता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं अपनी पॉलिसीज के लिए, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरह की वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर है उसके लिए। और ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप हैं और आपके जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उन सब प्लेटफॉर्म से वो चोरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा समस्या है और इस डेटा से कोई बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है। दूसरा होता है हमारी इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस, रॉ, और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इश्यूज, उनको लेकर के एक डेटा होता है। तो उसमें सरकारें सतर्कता बरतती हैं। अब चूंकि हर चीज का डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, एक के बाद एक होता जा रहा है, और वो डेटा को एक जगह रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी हैकिंग होना, उस डेटा की चोरी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन मुझे अब जनरल साहब बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी सरकार छोड़े बहुत समय हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारा कोई भी डेटा एक स्थान पे नहीं होता था। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डिफरेंट सर्वर्स पे होता था, और उसको कभी भी एनालिसिस करके एक फाइनल डेटा नहीं बनता था। और हर रोज मॉर्निंग में, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तो जो रेस्पेक्टिव इंटेलिजेंस के चीफ होते थे, वो पर्सनली आके सबका डेटा लाके उनको ब्रीफ करके जाते थे। ठीक है। और उस समय भी अमेरिका ने कोशिश की थी कि हम आपको एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना देंगे, इसको एक मिक्सअप कर देंगे, और हम जो आपकी फोर्सेस के लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, IB, CBI, उनका बार बार इसी पे फोकस रहता था। तो सरकार ने माना नहीं, और जब बहुत दबाव आया तो उन्होंने स्टेट्स में डाइवर्ट करके वहां पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। मुझे लगता है अभी भी वही स्थिति चल रही होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो डेटा है, अगर आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक जगह ले आएंगे तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। और डेटा तो वो हैक हो जाएगा इंडिविजुअल साइट से, लेकिन उसमें सच क्या है, वो जो डेटा वो तो रॉ डेटा है ना, कि भाई ये डेटा IB का एक यहाँ से आया, वहां से आया, रॉ का यहाँ से आया, वहां का आया, डिफेंस इंटेलिजेंस का है, बॉर्डर पे BSF इंटेलिजेंस का है, जो SSB, सब, मतलब वो सब डेटा अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन भेजती है, लेकिन वो सब मिला के रिजल्ट क्या है, तो उसको अगर हम अभी भी ये रख रहे होंगे सरकार, उसको अलग से करके सेग्रीगेट करके, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मैं सोचता हूँ सभी गवर्नमेंट्स इसको करती होंगी। ठीक है। जहाँ तक वोटिंग का है, हमारे यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है वो बहुत बहुत फुल प्रूफ है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ पे बेईमानी की चांसेस बहुत कम है। अमेरिका में तो ये हाल है कि वहाँ वोटर ID कार्ड ही नहीं है।
ठीक है, ठीक है, आपको ठीक है कागज सर, मिलता है, फोटो ठीक है नहीं, स्वामी आप सर। जाइए, हमारे साथ वोटर सहगल डालिए। साहब है। एक चीज मैं सहगल साहब आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि आजकल डिजिटल का जमाना है, हर चीज डिजिटली रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिकॉर्ड के साथ साथ ये है कि पेपर्स तो जल भी जाते हैं लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। ऐसे में जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं ये क्या खतरा ज्यादा बढ़ा रहे हैं डेटा चोरी होने का और दूसरे देश की सुरक्षा का? और दूसरा सवाल ये कि अगर आगे चलकर अमेरिका कोई ठोस सबूत लेकर आता है चाइना के खिलाफ तो क्या दोनों के संबंधों में फर्क पड़ेगा? क्या तनाव और ज्यादा दोनों देशों में बढ़ेगा? इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं कि अमेरिका कोई प्रूफ एविडेंस ऑब्जेक्ट करता है तो दोनों देशों के अंदर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका के रिलेशन में और बढ़ावा आ जाएगी। चाइना एज इट इज अ ग्रोइंग सुपर पावर और चाइना की इकोनॉमिक शक्ति भी काफी से ज्यादा है। अमेरिका की $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना की $19 ट्रिलियन है। लेकिन चाइना के पास में बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि रेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे शायद अमेरिका से आगे है। और चाइना साफ तौर पे अमेरिका को जवाब देता है कि अगर आपकी हिम्मत है तो कर दीजिए, हम भी इसी माफी कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। पहले ट्रंप ने उनको बहुत बड़े पैमाने पर आपको सहगल साहब माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मुझे समय यहीं तक अनुमति देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप हमारे साथ आए, कीमती अपना समय दिलाल के लिए। इस चर्चा में भी बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।